हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। पिछले हमने देखा था, लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, श्यान पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण आपका क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण आपका अच्छा लेख रहेगा एक टीचर का। अब आज यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और आज की ये प्रश्न है, कुछ एक ये डायरेक्ट आपके रहेंगे, कुछ एक आपके पेडागोजी वाला सेक्शन है जो कि मैंने अभी तक आपको कम ही करवाया है। तो उस करके ये वाली सीरीज में तभी लेके आया था, इसमें पेडागोजी भी आपकी चली जाएगी और बाकी डायरेक्ट प्रश्न भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही आपको थोड़ा सा आइडिया ये भी लग जाएगा कि बाकी के ऑप्शन जो दिए जाते हैं वो इतने नियर बाय होते हैं कि उसमें कन्फ्यूजन होना आपके स्वाभाविक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। भूल भुलैया परीक्षण के लिए जो आपके लिए सबसे उपयुक्त आयु आपकी मानी जाती है, भूल भुलैया परीक्षण। तो इसके लिए कौन सी मानी जाती है, तो ये आपके 5 से लेकर 10 वर्ष की अवस्था आपकी जो है इसमें उपयुक्त यानी कि सबसे बेहतर इसमें मानी जाती है। समायोजन की प्रक्रिया क्या है, समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट की बात की गई है। तो इसके लिए सबसे जरूरी आपका क्या होगा, या प्रक्रिया या प्रोसेस इसका क्या होगा, तो इसका प्रोसेस रहेगा हमेशा गतिशील। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपने। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है तो किसका करेगा, शिक्षा मनोविज्ञान आपके अध्ययन करेगा वंशानुक्रम और वातावरण का अध्ययन ये करेगा। इंपॉर्टेंट है। बाकी के ऑप्शन अगर आप देखें तो आपको आराम से पता चल जाएगा। अगर आप मेरे साथ काफ़ी समय से बने हैं तो आपको ये ऑटोमेटिक आपको ये प्रश्न आते होंगे, क्योंकि बार बार ये चीज़ें आपको मैंने कॉन्सेप्ट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझाई है कि शिक्षा मनोविज्ञान आपका अध्ययन करता है तो किसका करेगा, वंशानुक्रम, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। अगर इसके हिसाब से देखिए ऑप्शन यहाँ पे ये वाला बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन इसमें सेकंड जो आपका दिया है, राइट भी इसमें लगा है। छोटी कक्षाओं में शिक्षक की जो है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या रहती है। छोटी कक्षाओं में आपने क्या देखा है कि बच्चों को क्या है, एक बार चीज़ें आपने बताई, उनको समझ नहीं आई, एक बार आपने बता दिया कि इस तरह से इस लेटर को लिखा जाता है, उनको नहीं समझ आता, बार बार आपको बताना पड़ता। हो सकता है एक चीज़ आपको पिछले एक वीक में आपने 100 बार आपने बता दिए, उसके बावजूद भी किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्चों के समय क्या रखना चाहिए एक टीचर को, धैर्य और दृढ़ता। तो सबसे इंपॉर्टेंट है छोटे बच्चों को सिखाने के लिए एक टीचर के अंदर क्या होनी चाहिए, एक धैर्य और दृढ़ निश्चय आपका होना चाहिए। तो ऑप्शन बी बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है, ये एक स्टेटमेंट आपकी डायरेक्ट रहेगी। इसको आप जो है कह लीजिए, ये आपकी सहमत है इस बात से आप, या फिर नहीं है। तो बच्चों में जो सामाजिक भावना का जो विकास जो जन्मजात ये होता है, इस बात से आप असहमत होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सामाजिक जो भावना है वो बच्चे को कब पता लगेगी, जब एक समाज के अंदर, एक परिवार के अंदर बच्चा रहना शुरू कर देगा। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक बच्चा जो है जन्मजात आपके जो है इसमें सामाजिक भावना का विकास होता है। अब ये डिपेंड करता है कि बच्चे को जो इन्वायरमेंट आपका कैसा मिला है। अब जिस इन्वायरमेंट में बच्चा रहेगा उस हिसाब से उसके जो सामाजिक विकास उसमें होगा, जो उसमें सोशल डेवलपमेंट होगी वो उसके अकॉर्डिंग होगी। अगर बच्चा अच्छे जो है समाज में रहता है, एक जो सभ्य समाज में रहता है, तो उसके अंदर जो सामाजिक गुणों का जो विकास होगा, उसके नियमों को मानेगा, उसके द्वारा बनाए गए जो तय नियम कानून होंगे उनका पालन करेगा। अगर वो सभ्य समाज में नहीं रहता है, तो अगर वो मान लीजिए कहीं ऐसे रूरल एरिया या फिर अर्बन में ही रख लीजिए, कहीं ऐसी जगह रहता है कि जिसके साथ उसको समाज का कोई लिंक नहीं है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो व्यवहार करेगा। उसका व्यवहार जो है वो दिखाएगा उसके इन्वायरमेंट को। तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाएगा। इस बात से आप असहमत होने चाहिए, क्योंकि जन्म से कोई भी बच्चा समाज में रहना नहीं सीखता है कि किस तरह से रहेगा। जब वो थोड़ा बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपकी वो इन्वायरमेंट के साथ अपना ढलना शुरू कर देता है। छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए आप इसके लाभ बनाएंगे। ठीक है, छात्रों में जो परस्पर की जो भावना है उसको विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे, इसके लाभ बनाएंगे, या फिर अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर इसमें काम करेंगे, सहयोग की भावना की कहानी सुनाएंगे, सहयोग ना करने वाले को दंडित करेंगे। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन आप सभी को पता है, सभी जो है आप जो है बुद्धिजीवी वर्ग आप सभी जो है जुड़े हुए हैं। तो छात्रों के साथ जो परस्पर सहयोग बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर जो है काम करने का प्रयास करेंगे। उनकी कुछ समस्या है, उनको समस्याओं को जो है हल करने का प्रयास किया जाएगा। तो पेडागोजी वाले सेक्शन में कुछ इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। हालांकि सीटेट लेवल में इसका लेवल थोड़ा हाई होता है, लेकिन जो है बाकी अगर आप अदर स्टेट एग्जाम दे रहे हो टेट का, तो वहाँ पर ये वाले प्रश्न आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। बच्चों की बुद्धि के अनुरूप उनकी रुचियां कैसी होती है, तो बच्चों की जो बुद्धि होगी उसके अनुरूप उनकी रुचियां बहुमुखी हो जाती है। ये डिपेंड करता है उनके ऊपर, इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आपके मेन रोल आपका रहता है। शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है क्या छात्र धन कमा सके, ये उद्देश्य है। तो जाहिर सी बात है नहीं है, ये वाला उद्देश्य नहीं है। लॉजिक है आपके पास, बेहतर जीवन के लिए ये हो सकता था, सम्मान पा सके ये भी आपका हो सकता था। तो नियर बाय आपके रहेंगे, लेकिन जो इसमें सबसे बड़ा जो उद्देश्य है, उद्देश्य सबसे बड़ा क्या होता है, ज्ञान अर्जन कर सके, ताकि जो उसको जो है रियल लाइफ में उसको जो है वो अपने इम्प्लीमेंट कर सके, जीवन को जीने का एक तरीका वो सीख सके, एक सलीका वो सीख सके।
एक बालक को संतुलन, सुधरेपन व स्वस्थता का अनुपालन करता है, यह सूचक है। तो किसका है? एक बालक को संतुलन, सुधरेपन और स्वस्थता का अनुपालन करता है, वो क्या है आपके पास? प्रशंसा का है। क्या वो रुचि का होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। अभिवृत्ति का होगा? नहीं होगा। मूल्य का होगा? कोई उसकी वैल्यूज़ नहीं है इसमें कि एक बालक जो संतुलित है, सुधरापन है, सुधर गया है, स्वच्छता का वो अनुपालन कर रहा है, यानी कि एक अच्छा बालक है। अगर कोई ये इस तरह के काम कोई बच्चा कर रहा है, वो संतुलित रूप से आपके जो है आपके भाषा का प्रयोग कर रहा है, और बच्चे का सुधरेपन की भावना से कि कोई शरारत वगैरह नहीं कर रहा, कोई ऐसा उल्टा सीधा काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि वो बच्चा क्या है? आपके प्रशंसा का पात्र है। तो ऑप्शन अगर आप सी देखिए तो प्रशंसा का सूचक है, उसको प्रशंसा उसकी इस बात के लिए की जा सकती है। स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे होते हैं। तो स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे हमेशा क्या होंगे? सक्रिय और जिज्ञासु आपके रहेंगे, क्रिएटिव, और आपके जो है इसमें कह लीजिए आपके सृजनात्मक जो है, सृजनात्मक जो सिक्योरिटी उसमें देखने को मिलेगी आपके पास। ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, क्रिएटिव और आपके जो है इसमें क्यूरियोसिटी उनमें देखने को मिलेगी। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि जो बच्चे सक्रिय हो आपके इंटेलिजेंट भी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो है ऐसा पॉसिबल है कि जो इंटेलिजेंट है वो हमेशा बच्चे आपके सक्रिय रहेंगे। तो ये चीज़ आपकी दो चीज़ें, अगर आपने इसको भी देखने, एक बार ध्यान से सुन लेना मैंने क्या कहा। आगे चलेंगे आपके पास। आगे है छात्र उस शिक्षक को पसंद करते हैं जो क्या करता है। तो छात्र किस शिक्षक को पसंद करेंगे? पहला, जो आपके निष्पक्ष रहेगा, एक पॉइंट इसमें ये वाला हो सकता है। दूसरा ये पॉइंट इसमें सही हो सकता था कि सहानुभूति जो व्यवहार रखता हो एक अपने जो है छात्रों के साथ। तीसरा आप इसमें देख सकते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, कि बच्चों की समस्याओं को वो हल करना जानता हो, यानी कि कोई भी समस्या है किसी की तो वो सुन रहा है बच्चे की समस्या, तो ये इसमें बिल्कुल सही हो सकता है। समय का पाबंद किसी को लग सकता था, लेकिन जो है छात्र उसको पसंद क्यों करेंगे अगर उस समय का पाबंद हो? छात्रों को क्या लगता है? क्लास हो रही है, छात्रों को लगता है कि थोड़ी लेट आया टीचर, बेल बजी और 5 मिनट हो गए सर नहीं आए हैं, 10 मिनट हो गए सर नहीं आए, तो ये किसी को भी नहीं पसंद है। हो सकता है एक दो को, लेकिन एक दो की बात हम साइकोलॉजी में नहीं करेंगे। साइकोलॉजी जो है आपका शब्द है या फिर मनोविज्ञान जो शब्द है, ये व्यवहार का अध्ययन करता है। तो व्यवहार के अध्ययन में क्या देखा गया है कि अधिकतर जो है ओवरऑल हम लिए जाता है, एक दो की हम इसमें बात नहीं कर सकते हैं। प्रौढ़ शिक्षा के लिए आयु वर्ग होना चाहिए। तो प्रौढ़ शिक्षा के लिए जो आयु वर्ग आपका जो है निर्धारित होना चाहिए, या फिर सामान्य जो कह सकते हैं, तो इसमें कितना होना चाहिए? 15 से लेकर 35 ईयर आपका ये होना चाहिए। समाज की उन्नति का मूल है, समाज की उन्नति का जो मूल है वो आपका क्या है? ये है बाल बालिका शिक्षा एक समान होनी चाहिए, जिसमें जो बात की है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा के अंदर आपकी बाल और बालिकाएं दोनों आती है। इसके अलावा जो आपके इम्पेयर्ड जो है छात्र है वो भी इसमें आएंगे। समावेशी शिक्षा में आप सभी को जो एक समान शिक्षा दी जाए, एक समान अवसर उसमें प्रदान किए जाएंगे आपको। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट वाला बिल्कुल ये सही हो जाएगा। हालांकि ऐसा प्रश्न आपको देखने को डायरेक्ट नहीं मिल सकता, लेकिन समावेशी शिक्षा वाला आपको मिल सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके जो है एक मोहल्ले में हो सकता है कि कोई इम्पेयर्ड हो, कोई आपके जो छात्र इम्पेयर्ड हो, क्या उसको शिक्षा जो है सामान्य स्कूल में दी जानी चाहिए? बिल्कुल दी जानी चाहिए, क्योंकि वो समावेशी शिक्षा का जो है आपका एक जो है एक कॉन्सेप्ट जो चला है समावेशी शिक्षा का, कि उसको समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। एक नॉर्मल जो है स्टूडेंट की तरह उसको जो है बिहेव किया जाएगा, एक नॉर्मल क्लासरूम उसको जो है प्रदान किया जाना चाहिए, वो आपके समावेशी शिक्षा के अंदर आपका आएगा। छोटे बच्चों की इंद्रियों की क्रियाशील सक्षम बनाने के लिए आप इसमें क्या कर सकते हैं? तो क्या कर सकते हैं? तो उनको जो है क्रियाशील रखेंगे हमेशा। और क्रियाशील उनको क्यों रखना है? उनको हमेशा बिजी रखना है। बिजी तब रखना है ताकि वो उल्टी सीधी हरकतें आपके नहीं करें। तो बच्चों को क्या आता है क्रियाशील बनाने के लिए? या तो उनको सुलेख लिखने को दिए जाते हैं ताकि वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, या उनको कुछ जो है टेबल लर्न करने को दिए जाते हैं, कोई उनको स्टोरी आपकी सुनाई जाती है, कोई उनको खेल कूद के माध्यम से सिखाने का प्रयास किया जाता है ताकि हमेशा वो एक्टिव रहे। तो ये चीज़ थोड़ी सी आप ध्यान रखेंगे। आगे आपके पास कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी। तो कक्षा में जो श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी है वो है कक्षा में शांतिपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया। तो श्रेष्ठ अनुशासन क्या होगा? श्रेष्ठ अनुशासन होगा कि जब बच्चे आपके पढ़ाए हुए समझ रहे हैं, एक इंटरेस्ट आपने क्रिएट कर दिया, एक जो है बच्चों में जो आपने सहानुभूति व्यवहार तो चलो आपका है, लेकिन जो बच्चों को आपने क्या करना है? सबको एक साथ लेकर चलना है। जब एक साथ बच्चों को लेकर चलेंगे तो निस्संदेह आपकी जो कक्षा होगी, जो आप पढ़ा रहे हो, एक मेथड आप जो करोगे, चाहे वो टीचिंग एड का यूज़ कर रहे हो, कोई टीचिंग मेथड आप कर रहे हो, चाहे स्टोरी मेथड, कोई भी आप मेथड यूज़ कर रहे हो पढ़ाने के लिए, तो उसमें जब आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा बच्चे का, तो निस्संदेह उसमें जो शांतिपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया उसमें आपकी चलेगी। तो ऑप्शन जो है आपके पास 20 में सही हो जाएगा। औपचारिक शिक्षा की जो व्यवस्था की गई है,
औपचारिक शिक्षा जो आपकी रहेगी, अनौपचारिक शिक्षा है, दो चीज़ है, एक है आपके पास औपचारिक शिक्षा, एक है अनौपचारिक। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, उसकी कोई आयु व्यवस्था आपकी जो नहीं देखने को मिलती। क्यों? क्योंकि जो अनौपचारिक शिक्षा आपकी कहाँ से शुरू होती है, बच्चे के जन्म के बाद जैसे बच्चा जो है सेंस के माध्यम से सीखता है, जैसे जीन पियाजे ने आपकी 4 तरह की स्टेजेस आपकी बात की है, तो सेंसरी मोटर स्टेज, उसमें बच्चा क्या सीख रहा है, सेंस के माध्यम से सीख रहा है, यानी कि एजुकेशन तो वो ले रहा है, लेकिन किस तरह की वो ले रहा है, आपकी पास अनौपचारिक। तो दो तरह की होगी, एक फॉर्मल एजुकेशन होगी, एक इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल एजुकेशन आपकी वो सभी एजुकेशन उसमें आ जाएगी, चाहे बच्चा से एक समाज में व्यवहार करना सीख रहा है, चाहे बच्चा जो है टीवी के माध्यम से सीख रहा है, चाहे बच्चा जो अपने परिवार में जो है बड़े बुजुर्गों के माध्यम से कोई स्टोरी आपकी सुन रहा है, उसके माध्यम से सीख रहा है। तो अनौपचारिक शिक्षा में आपके मल्टीमीडिया से लेकर आपके जो परिवार में, समाज में रहकर जो बच्चा रियल लाइफ में जो अनुभव करता है, वो सभी शिक्षा के अंतर्गत आएगा। वो किसके अंतर्गत? अनौपचारिक शिक्षा की। तो इसकी कोई आपकी एज नहीं है। तो बच्चा जो है जन्म से लेकर सीखता है और मृत्यु तक आपके जो है सीखता ही रहता है, हर दिन कुछ ना कुछ। तो ये अनौपचारिक शिक्षा के अंदर आपका ये आएगा। फॉर्मल एजुकेशन की बात की जाए तो स्कूल से आपकी फॉर्मल एजुकेशन आपकी स्टार्ट हो जाती है, जैसे ही बच्चा स्कूल में एंटर करता है। अब वो डिपेंड करेगा कि 6 से जो है 6 वर्ष में वो एडमिशन लेता है या 3 वर्ष में लेता है। तो जब भी वो एडमिशन लेगा तो वहाँ से उसकी जो औपचारिक से जो आपकी शिक्षा है उसकी आपकी शुरुआत हो जाएगी, ना कि अनौपचारिक। अनौपचारिक शिक्षा आपकी बिल्कुल वो सारी है जो है एक स्कूल में, एक पर्टिकुलर जो इंस्टीट्यूट में, एक स्कूल में, एक कॉलेज में ना जाकर बच्चा कहीं और से कोई चीज़ें आपकी सीख रहा है, तो आपकी सारी अनौपचारिक शिक्षा में आएगा। बाकी आज की क्लास में यहीं तक करते हैं, बाकी कंटिन्यू करेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में।